हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में रचनात्मक लेखन, अर्थ, महत्व और विविध रूप पार्ट 1 शुरू किया था। तो ये थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अभिव्यक्ति देता है तक। इससे आगे भी पढ़ लिया था, लेकिन हम यहाँ से फिर से शुरू करने आज जा रहे हैं। तो आज यहाँ से शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। जहाँ तक रचनात्मक साहित्य का प्रश्न है, तो यह गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में लिखा जाता है। मैंने आपको कल बताया था गद्य क्या होता है और पद्य दोनों के ही बारे में बताया था। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो जाके। आरंभ में यह पद के रूप में ही मिलता था, क्योंकि उस समय उस किसी रचना को गाकर याद कर पाना सहज होता था। लेकिन आधुनिक युग में गद्य विधाओं ने अत्यंत तेजी से अपना विकास किया और कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र आदि विधाओं ने साहित्य कला को पराकाष्ठ तक पहुंचा दिया। पराकाष्ठ का क्या मतलब होता है? पराकाष्ठ का मतलब होता है उच्चतम सीमा या सबसे उच्च स्तर। यह शब्द अक्सर किसी चीज की उच्चतम क्षमता, सीमा या स्तर को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक। तो आगे क्या लिखा है। समय के साथ साथ इन विधाओं में भी नए नए परिवर्तन आते चले गए। कविता में जहाँ महाकाव्य, महाकाव्य और खंड काव्य विधाओं ने साहित्य के आरंभिक दौर में अपना वर्चस्व बनाए रखा, वहीं आधुनिक युग में छंद के बंधन से मुक्ति के कारण लंबी कविता जैसी विधा ने जीवन की अभिव्यक्ति को अपना आधार बनाया। अब कविता में छंदबद्धता के स्थान पर मुक्त छंद की अवधारणा के कारण केवल लय पर बल दिया जाने लगा। इन विधाओं के अतिरिक्त अनेक ऐसी अन्य विधाएं भी हैं जो प्राय मौखिक रूपों में हमारे समाज में प्रचलित रही है, किंतु वर्तमान में उन मौखिक विधाओं को लिखित रूप में ढालने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से लोक परंपरा में गाए जाने वाला साहित्य, साधु संतों या विद्वानों द्वारा दिए जाने वाले प्रवचन, विशेष के वक्ताओं द्वारा विशेष विषयों पर दिए गए भाषण आदि। जहाँ तक लोक परंपरा में पाए जाने वाले साहित्य का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से लोक साहित्य की दीर्घ परंपरा को वर्तमान में सहेज कर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। इस तरह के साहित्य के लेखन के लिए लोक से परिचय होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि लोक में विद्वान अलग अलग कथाओं के अलग रूपों के कारण मूल कथा की संरचना तक पहुंचना भी अत्यंत कठिन कार्य होता है। ऐसे में लोक संस्कृत का पक्ष कहीं छूट न जाए, इसीलिए लोक साहित्य की मौखिक परंपरा का लेखन विभिन्न पाठों के अनुसंधान एवं परीक्षण के उपरांत ही संभव हो पाता है। आगे क्या लिखा है। वर्तमान में आध्यात्मिकता का प्रसार पूरे विश्व में फैल चुका है। आध्यात्मिक विचारों के प्रति लोगों के रुझान के कारण ही विभिन्न संतों की वाणी तथा उनके विचारों को लेखबद्ध करने का कार्य भी रचनात्मक लेखन की श्रेणी में आ गया है। इसी तरह के साहित्य का लेखन वही रचनाकार कर सकता है जिसकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर हो तथा वह विभिन्न धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो। एक आगे है पत्रकारिता एवं जनसंचार। ऐसी सामग्री जो हमारा ज्ञानवर्धन करती है और जो हमारी अनुभूति को कम उत्तेजित करती है, उसे सूचनात्मक साहित्य कहा जाता है। एक सूचनात्मक साहित्य किसे कहा जाता है? जो हमारी अनुभूति को कम उत्तेजित करती है और हमारे सामग्री, हमारे विद्वान, हमारा ज्ञान विद्वान वरदान करती है। पत्रकारिता से संबंधित साहित्य इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसे रचनात्मक साहित्य से विभिन्न प्रकार के साहित्य माना जाता है, किंतु विशेष रूप से प्रिंट माध्यम और लेखन की विधा होने के कारण
इसमें भी रचनात्मक के गुण स्वतः ही विद्यमान होते हैं। आधुनिक युग में पत्रकारिता के आगमन के पश्चात साहित्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। सृजनात्मक विधाओं का अतिरिक्त सूचनात्मक साहित्य की विधाओं यथा पत्रकारिता, विज्ञापन आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वेदों और पुराणों में कहा गया है, वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है कि किसी भी रचना का जन्म आनंद से ही संभव होता है, वह भी ऐसा आनंद जिसमें पारलौकिक शाश्वत सत्य और पीड़ा का अलौकिक श्रम मिश्रण हो। इसीलिए मतलब कि उसमें सत्य होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें एकदम पारलौकिक शाश्वत होना चाहिए। इसीलिए सृजन के एक क्षण में आनंद भी होता है और पीड़ा भी। लेकिन यही बात रचनात्मक साहित्य से इतर सूचनात्मक साहित्य अर्थात पत्रकारिता की विधाओं पर लागू नहीं होती, जहाँ साहित्यकार के लेखन का आधार भाव होता है, वहीं पत्रकार के लेखन का आधार तत्वों का निरूपण होता है। रचनाकार अपने सृजन में परम आनंद की अनुभूति का अवलोकन करता है, जो पत्रकार तथ्यों के उचित निरूपण का संतोष है। किंतु विगत कई वर्षों से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में अनेक ऐसी विधाओं का आगमन हुआ जो रचनात्मक साहित्य की मूल विधाएं थी, किंतु उनका स्वरूप और शैली पत्र पत्रिकाओं में बदल गए। कहानी, लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग्य लेख आदि विधाओं ने पत्र पत्रिकाओं में अपना आकार पाया, लेकिन पत्रकारिता में फीचर, वृत्त, साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट्री आदि जैसी नवीन विधाओं के आगमन और अलग अलग लेखन प्रक्रियाओं के कारण जहां इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं को जन्म दिया, वहीं अनेक संस्थानों द्वारा इनके प्रशिक्षण के लिए भी विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया। यह माना जाता रहा है कि कहानी, कविता, उपन्यास आदि विधाओं का रचनात्मक साहित्य किन्हीं विशिष्ट गुणों से आवृद्ध होने का बावजूद भी सामान्य व्यक्ति को इन विधाओं में लेखन के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, किंतु इसके विपरीत पत्रकारिता की जो अलग अलग विधाएं हैं, उनके लिए प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण द्वारा श्रेष्ठ पत्रकारों को तैयार किया जाता रहा है। पत्रकारिता के विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन तथा इंटरनेट स्वीकार किए जाते हैं। जहां तक इन माध्यमों में लेखन का संबंध है, तो प्रिंट माध्यम ही इसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है। शेष माध्यमों में भी लेखन की प्रक्रिया उन माध्यमों में तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति द्वारा ही संभव हो पाता है। फिर भी पत्रकारिता का आरंभ प्रिंट माध्यमों से ही हुआ है। पत्रकारिता का माध्यम किससे? प्रिंट से। प्रिंट जब प्रिंट होगा जब तो न्यूज़पेपर में क्या होता है? प्रिंट होता है ना, तो प्रिंट के ही माध्यम से ही हुआ है। तो यह सर्वाधिक सशक्त और प्रचलित माध्यमों के रूप में आज भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, आज भी प्रिंट के माध्यम होते हैं। पत्रकारिता के विभिन्न विधाओं में लेखन के लिए यह आवश्यक है कि लेखन को पत्रकारिता की विधा के अतिरिक्त उसके तकनीकी पक्षों की जानकारी भी होनी चाहिए। प्रिंट माध्यमों के लिए भले ही वह बाध्यता न हो, लेकिन पत्र पत्रिकाओं की भी अपनी सीमितताएं होती हैं। जहां सृजनात्मक साहित्य के लिए आत्मनिष्ठता उसका विशिष्ट गुण है, वहीं पत्रकारिता की विधाओं के लिए इससे मुक्त रहना अनिवार्य शर्त है। लेकिन अब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में साहित्यिक विधाओं के आगमन के कारण यह बाध्यता केवल कुछ सूचनात्मक विधाओं तक ही सीमित रह गई है। फिर भी एक पत्रकारीय लेखक के लिए वस्तुनिष्ठ, समाजनिष्ठ, देशनिष्ठ और बहिर्गत जीवन धारा उसकी रचना धार्मिक के विशेष पक्ष बनकर आते हैं। जो पत्रकारिता होता है, पत्रकारिता क्या है? लेखन के संदर्भ में यह भी विशेष तथ्य है कि उसके पास स्थान व समय की सीमा निश्चित होती है। इसीलिए उसके लेखक को इस विषय में हमेशा सचेत रहना पड़ता है। समाचार पत्रों के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक होता है
इसके लेखक की भाषा में कसावट, सार्थक शब्द चयन तथा लाघवता का गुण अपेक्षित है। पत्रकारिता के विभिन्न विधाओं में लेखन के लिए यह जरूरी है कि उसकी भाषा अपने समय की भाषा हो, वह अपने समय के मुहावरों से गढ़ी गई है और आम सामाजिक के निकट हो। लेकिन पत्रकारिता के विभिन्न विधाओं की अपनी सैद्धांतिकता के कारण उसकी भाषा में अपेक्षित परिवर्तन अपना स्वाभाविक है। फिर भी साहित्य और पत्रकारिता के बीच की एक बारीक सीमा रेखा इन विधाओं की भाषा को भी पूर्णतः साहित्यिक बनने से रोकती है और उसे पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप ढालती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए हैं, प्रिंट तो है ही। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विविध माध्यमों ने साहित्य के रचनात्मक को एक नई दिशा तो दी, साथ ही इसने रोजगार की अनेक संभावनाएं को भी जन्म दिया। फीचर लेखन, वृत्त लेखन, गीत लेखन आदि अनेक नई विधाओं ने लेखन की रचनात्मकता को एक नई पहचान दी। विज्ञापन। वर्षों से विज्ञापन ने परिवर्तन समाज में अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। आधिपत्य का मतलब क्या होता है? आधिपत्य का मतलब होता है नियंत्रण या शासन। यह शब्द अक्सर किसी व्यक्ति, समूह या संस्थान के द्वारा किसी क्षेत्र, संसाधन या लोगों पर नियंत्रण या शासन के दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह वर्तमान समाज के जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जनसंचार माध्यमों के आय के प्रमुख साधन होने के साथ साथ ये सूचनाओं का भी संप्रेषित करता है। विज्ञान के द्वारा ही जहाँ किसी उत्पाद की बिक्री वृद्धि होती है, वहीं इसके द्वारा समाज विभिन्न सूचनाओं को भी प्राप्त करता है। यह उपभोक्ता समाज को किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए निर्णय लेने में मदद देता है। इतना ही नहीं, एक स्तर पर वह समाज में उपलब्ध किसी वस्तु के अनेक विकल्पों की सूचना देकर उपभोक्ताओं की सहायता करता है। वहीं दूसरे स्तर पर उन वस्तुओं के गुणों को सामने रखकर उसकी स्पष्ट एवं अनुकूल छवि द्वारा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में भी सक्षम होता है। वर्तमान में बाजारवाद और व्यावसायिक प्रगति के दौर में विज्ञापन की भूमिका महत्वपूर्ण है। विज्ञापन से जीवन जगत के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है, लेकिन यह लोगों के आचार विचार और व्यवहार में तत्काल किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता। विज्ञापनकर्ता जनसमूह की मानसिकता और सामाजिक परिकल्पना का दृष्टिगत रखकर ही विज्ञापनों का निर्माण करते हैं। इसीलिए वे समाज पर इसका अपेक्षित प्रभाव डाल पाने में समर्थ होते हैं। प्रत्येक विचार को व्यवहार बनने में समय लगता है। विज्ञापन किसी वस्तु, सेवा या विचार को समाज के सामने लाता है। उसमें अभिव्यक्त कथन विचार के रूप में सामाजिक के सामने आते हैं। उपभोक्ता तत्काल उन विचारों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे व्यवहार रूप में लाने में उसे समय लगता है। यह स्पष्ट है कि विज्ञापन का अपना एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है, इसीलिए यह आधुनिक समाज में अभिव्यक्ति की अन्य विधाओं की अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक है, क्योंकि कम शब्दों में किसी वस्तु, सेवा या विचार को पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों के सामने रखने की कला किसी अन्य विधा से कहीं अधिक विज्ञापन में है। एक विशेष बात यह है कि विज्ञापन किसी भी विषय या वस्तु के लिए हो सकता है या किसी एक विषय से संबंध नहीं रखता। प्रत्येक विधा की तरह विज्ञापन में भी नए नए प्रयोगों की संभावना बनी रहती है, लेकिन विज्ञापन के लिए न्यायपन उसकी अनिवार्य शर्त है, क्योंकि किसी एक वस्तु के समांतर प्रतियोगी वस्तु के साथ बाजार में टिके रहने के लिए आवश्यक है कि वह उससे अधिक सामाजिक को प्रभावित करे। इसीलिए विज्ञापन लेखन अपनी अभिव्यक्ति कौशल के द्वारा नए नए रचनात्मक विचारों को लेकर सामने आता है, जिससे विज्ञापन का प्रभाव
सामाजिक पर सहजता से पढ़ सके। इतना ही नहीं, वस्तुओं के अतिरिक्त सेवाओं के विज्ञापनों में भी आम उपभोक्ता को उसके गुणों और विशिष्टताओं के संदेश को सहजता से पहुंचाना और उसके उद्देश्य की पूर्ति करना विज्ञापन का लक्ष्य होता है, जिसे अधिक से अधिक रचनात्मक तरीके से पूर्ण किया जा सके। रचनात्मक लेखन के विविध रूप। नेक्स्ट हमारा क्या है? रचनात्मक लेखन के विविध रूप। अभिव्यक्ति की विविध क्षेत्रों के साथ साथ इनके लेखन के भी विविध रूप होते हैं। समूचा साहित्य जहाँ गद्य और पद की नींव पर टिका है, वहीं लिपि के आविष्कार से पूर्व साहित्य केवल मौखिक रूप से ही विद्यमान था। मनुष्य समाज ने मौखिक रूप से साहित्य द्वारा लोक में विद्यमान संस्कृति और मानव समाज की समूची जीवन धारा को जीवंत बनाए रखा। लिपि के आविष्कार के साथ ही मनुष्य ने अपनी संवेदनाओं और विचारों को सहेजने के लिए उसे लिपिबद्ध किया। लिपि ने ही भाषा को एक समुचित प्रतीकों की व्यवस्था में ढालकर ऐसा रूप दिया जिससे मनुष्य ने सदियों तक अपनी असीमता और अपने संस्कृति गौरव को लिखित रूप में सहेज कर रखा। मौखिक और लिखित रूप। भाषा के जन्म ने मनुष्य को एक दूसरे से संवाद करने का अवसर दिया। जब मनुष्य का जन्म हुआ तो भाषा जो है वो बातचीत करने के लिए अवसर दिया एक दूसरे से, और लिपि के आविष्कार के साथ अपनी संवेदनाओं और विचारों को सहेजने के लिए एक माध्यम प्रदान किया। ऐसे में मनुष्य ने जब भाषा का ज्ञान प्राप्त किया तब उसने मौखिक रूप में ही अपनी अभिव्यक्ति को आधार बनाया। लिपि के आविष्कार के उपरांत भाषा ने प्रतीकों की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। कुछ आलोचकों को यह भी मत रहा है कि वाक्य भी अंततः एक प्रतीक व्यवस्था ही तो है, और वह भी ऐसी प्रतीक व्यवस्था जिसे वे लेखन से कई अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मौखिक और लिखित साहित्य का प्रश्न केवल भाषा विज्ञान से ही समृद्ध नहीं है, बल्कि वह तो समाज और जीवन धारा में पूर्णतः व्याप्त है। साहित्य और समाज के संबंधों को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य ने जब लिपि के द्वारा भाषा को सहेज कर रखने का प्रयास किया होगा, तभी मौखिक साहित्य ने जन्म लिया होगा। अनेक भाषा वैज्ञानिक तो यह मानते हैं कि मनुष्य को जन्म बोलने के लिए ही हुआ है। मनुष्य का जन्म जो है वह बोलने के लिए ही हुआ है। इसीलिए वे तर्क देते हैं कि इसी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा समाज नहीं जिसमें वाक ना हो। इसीलिए विभिन्न समुदाय के लोग जब मिलते हैं तो परस्पर संप्रेषण के लिए वाक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस मौखिक वार्तालाप को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। यहाँ जो बार बार वाक आया है, वाक का मतलब क्या होता है? वाक का मतलब होता है वाणी या भाषा। यह शब्द अक्सर किसी व्यक्ति की बोली हुई भाषा या वाणी को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वाक का मतलब होता है वाणी या भाषा। तो यही मतलब होता है वाक का। मुझे पता है कि वाक नहीं समझ पा रहे होगे। तो आगे क्या लिखा है? प्रो कैलाशनाथ तिवारी का मत है कि किसी भी समाज की विचारधारा, परिस्थितियां और उसकी वर्तमान सोच जब लिखित रूप में साहित्य या इतिहास के दस्तावेज बन जाते हैं, तब वे चिरकाल तक मानव जाति को थाती के रूप में प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। परंतु बहुत सी ऐसी बातें जो साहित्य में स्थान नहीं पाती, यहाँ तक कि राजाओं का गुणगान करने वाले इतिहासकारों द्वारा भी अपेक्षित कर दी जाती है, पर जन सामान्य के बीच यह वाणी रूप से जीवित रहती है। उसे हम अलिखित अथवा मौखिक साहित्य का दर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सांस्कृतिक विरासत को जन सामान्य द्वारा मौखिक रूप से बचाकर रखा गया है। आज भी अनेक मानव समुदायों में उसकी सांस्कृतिक परंपरा को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही जाना जाता है।
इन समाजों में भाषा का अस्तित्व तो है, किंतु वे भाषाएं जो मानव समुदायों द्वारा बोली जाती हैं, उनमें से अनेक भाषाओं की लिपियां न होने के कारण उनका लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। इसीलिए लेखन को एक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। हजारों वर्षों की वाचिक परंपरा का सांस्कृतिक वैभव कितना अधिक रहा होगा, यह विचारणीय विषय हो सकता है, लेकिन लेखक की अपेक्षाकृत वाचिक परंपरा का महत्व निर्विवाद रूप से अधिक रहा है। हालांकि वर्तमान समय में वाचिक परंपरा अर्थात मौखिक साहित्य का अधिकांश लिखित रूप से उपस्थित हो चुका है। मौखिक साहित्य की अपनी सीमाएं हैं। यह लिखित साहित्य की अपेक्षाकृत व्यापक रूप से समाज तक नहीं पहुंच पाता। यह परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है और उस पीढ़ी के समाज के माध्य की सीमित रूप रह जाता है, किंतु लिखित साहित्य की संप्रेषणीयता क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक विस्तृत है। यही कारण लिखित साहित्य को मौखिक साहित्य की अपेक्षाकृत अधिक शक्ति संपन्न बनाता है। गद्य और पद्य रूप भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी भाषाओं में साहित्य लेखन का आरंभ पदात्मक रूप में ही हुआ। संस्कृत में तो साहित्यिक रचना को काव्य की संज्ञा से ही अभिहित किया जाता रहा है। शायद इसका कारण यह भी रहा कि मानव समुदाय ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए पहला वाचिकता का ही प्रयोग किया। लिपि के आगमन से पूर्व संपूर्ण साहित्य वाचिक परंपरा का निर्वाह करता दिखाई देता है और पद रूप राग संगीत और गायन से ही समृद्ध रहा। इसीलिए इसे कंठस्थ कर पाना सहज होने के कारण ही साहित्य का आरंभिक रूप पद में ही प्राप्त होता है। लेकिन यह विचारणीय तथ्य है कि संस्कृत में काव्य शब्द में भी गद्य और पद्य दोनों ही विधाएं समाहित है। संस्कृत साहित्य के विस्तृत अध्ययन और विवेचन से भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि संस्कृत में काव्य शब्द बौद्धिक और विवेचनात्मक लेखन से भिन्न भावनात्मक साहित्य का द्योतक है। संस्कृत के विपुल साहित्य की ओर दृष्टि उठाकर देखें तो उनमें कथा के गुण विद्यमान हैं। उन कथाओं को भावात्मक स्तर पर समाज तक सदियों तक पहुंचाने के लिए ही पद रूप का प्रयोग किया गया। लेकिन आधुनिक समाज तक आते आते समाज के बदलते परिवेश, उसकी समस्याओं और बौद्धिक विकास के कारण ही पद के स्थान पर गद्य को अधिक विस्तार मिला। नेक्स्ट है हिंदी की लेखन परंपरा में वर्तमान समय में गद्य और पद दोनों ही लेखन रूपों में समान रूप से लेखन कार्य किया जा रहा है। जहां गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं के साथ संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, रिपोर्टज आदि अनेक नई विधाओं के आगमन के कारण इसे गति मिली। वहीं पद में खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य आदि परंपरागत रूपों के विस्तृत रूप में चलते कविता, लंबी कविता, गीत, गजल, रुबाई आदि अनेक काव्य रूपों को भी अपना लिया। इससे पद रूप को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफलता मिली। वर्तमान में गद्य और पद दोनों ही साहित्य रूप में साहित्य समाज श्रेष्ठ लेखन कार्य कर रहा है। कथा आगे है कथात्मक और कथेतर रूप। गद्य साहित्यिक आधुनिक काल की वैज्ञानिक और तार्किक चेतना का परिणाम है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जन चेतना के विकास की आवश्यकता के साथ ही विचार पक्ष की प्रबलता और प्रखरता बढ़ने लगी थी। विचार विनिमय के लिए कविता की बजाय भाषा का माध्यम को अधिक प्रशय मिलने लगा था और हमारी राष्ट्रीय सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के बदलाव के साथ साथ ही गद्य की अनेक विधाओं का विकास होता रहा। इन सब के मूल में थी विचारोत्तेजकता। क्या है? विचारोत्तेजकता और यथार्थपरकता। ये नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं, पता है मुझे।
जिस तेजी से गद्य का विकास आधुनिक युग में हुआ वह वास्तव में अभूतपूर्व है। विचारों और भाव को अधिक सशक्त रूप से अभिव्यक्त करने के लिए कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टज, साक्षात्कार, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, गद्य काव्य आदि गद्य विधाओं ने हिंदी साहित्य का भंडार भर दिया। इसीलिए आधुनिक युग को गद्य युग भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ विचारोत्तेजकता और यथार्थ का क्या मतलब होता है। देखिए इसको यदि हम तोड़ के बोले, इनको यदि हम तोड़ तोड़ के बोले, विचारोत्तेजकता को पहले क्या लिखा है, विचार, विचार और प्लस प्लस उत्तेजकता, है ना। तो क्या विचार उत्तेजकता बोल लिया हमने। तो अर्थ होता है कि विचार, देखिए विचार से ही मतलब पता चला है क्या विचार है। विचार इस सिद्धांत की क्षमता जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, उनकी रुचि को बढ़ाती है, उन्हें नए विचारों की ओर प्रेरित करती है। तो ये होता है विचारोत्तेजकता। अब देखिए इसको भी यदि हम तोड़ के बोलें, तोड़ के बोलते हैं यथा, यथार्थ, इसको बोलते हैं यथार्थ प्लस पारकता, यथार्थ प्लस पारकता। यथार्थ प्लस पारकता का अर्थ है किसी विचार या सिद्धांत की वास्तविकता के साथ जुड़ाव जो वास्तविक परिस्थितियों और तथ्यों पर आधारित होता है। इसका मतलब होता है ठीक विचारोत्तेजकता और यथार्थ परकता। इसको आप तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो आप बोल पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, गद्य की सर्वप्रथम विधाओं में कथात्मक विधाओं को ही अधिक प्राथमिकता मिली। विशेष रूप से कहानी विधा को भारत तेंदु युग से लेकर वर्तमान समय तक कथेतर विधाओं से अधिक स्वीकृति मिली, लेकिन गद्य की कथात्मक विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी को आरंभिक विधाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। समय के विकास के साथ साथ जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र आदि विधाओं ने भी कथात्मक विधाओं में विशिष्ट स्थान बनाया। आधुनिक युग में कथेतर विधाओं को भले ही कथात्मक विधाओं के समान विशेष स्थान नहीं मिला हो, किंतु उसके महत्व को इस युग में भी नकारा नहीं जा सकता। निबंध और आलोचना जैसी विधाओं ने तो अपने आरंभिक दौर से लेकर वर्तमान समय तक अपने महत्व को सिद्ध किया हुआ है। स्वतंत्रोत्तर भारत में डायरी, पत्र, साक्षात्कार आदि नवीन कथेतर विधाओं ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। आधुनिक युग में व्यंग्य एक ऐसी विधा के रूप में उभर कर आया जो कथात्मक और कथेतर दोनों ही रूपों में प्राप्त होता है। कुछ आलोचकों ने गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण व्यंग्य को एक शैली के रूप में स्वीकृति दी है। इस तरह से हिंदी साहित्य में कथात्मक और कथेतर दोनों ही विधाओं ने साहित्य को सुदृढ़ता प्रदान की। आगे है नाटक, पाठ्य और मंचीय। पाठक और मंचीय, पाठक और मंचीय देखते हैं, हमें बताते हैं कितना बचा है। आप यदि बोर हो रहे हैं तो बस खत्म, एक दो पेज, मुश्किल से 2 पेज बचा है, डोंट वरी। तो लास्ट रह रहा है हमारा, जल्दी से पढ़ लेते हैं। साहित्य ने ही सभी विधाओं को जन्म दिया। बहुत समय तक नाटक विधा को भी काव्य की संज्ञा से ही जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे नाटक ने साहित्य में अपना एक अलग स्थान बनाया। नाटक के संबंध में कहा जाता है कि वह एक प्रयोगधर्मी कला है, लेकिन वह केवल कला नहीं है बल्कि मनुष्य की अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम है जो रचनाकार की आंतरिक चेतना, सृजनात्मक और निर्देशक तथा अभिनेता की रंगानुभूति के अंतर्विरोध से उत्पन्न हुआ। जहां नाट्यानुभूति के स्तर पर नाटककार की समाज को देखने के
सौंदर्य दृष्टि और उसे अभिव्यक्त करने की सृजनशील कलात्मक का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। ऐसे में उस नाटक में विद्यमान संवेदनाओं की सार्थक प्रस्तुति के लिए निर्देशक को विभिन्न साधनों और नाटक के पाठ में अपेक्षित परिवर्तन को सहारा लेना पड़ता है। नाट्यानुभूति बनाम रंगानुभूति का विवाद के माध्यम से शुरू हुआ, जब कई निर्देशकों ने प्रसाद के नाटकों को रंगमंच के लिए अव्यावहारिक माना। तब जयशंकर प्रसाद ने इस संबंध में अपना मत देते हुए कहा कि मेरी रचनाएं तुलसी दत्त, सैदा या आगा हर्ष की व्यवसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी तौली जानी चाहिए। मैंने उन कंपनियों के लिए नाटक नहीं लिखे हैं जो चार चलते अभिनेताओं को एकत्र कर कुछ पैसा जुटाकर चार पर्दे मंगनी मांग लेती है और दूनी अठन्नी के टिकट पर इक्के वाले खोचे वाले दुकानदारों को बटोर कर जगह जगह प्रेषण करती फिरती है। उत्तर रामचरित, शकुंतला और मुद्रा राक्षस नाटक कभी न ऐसे अभिनेताओं के द्वारा अभिनीत हो सकते हैं और न जनसाधारण में रसोद्रेक के कारण बन सकते हैं। उनकी काव्य प्रधान शैली कुछ विशेषता चाहती है कि यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हो, रुचि संपन्न सामाजिक हो और पर्याप्त दिव्य काम में लाया जाए तो ये नाटक अभिशिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। विशेष तथ्य यह है कि इस विवाद के बावजूद जयशंकर प्रसाद के नाटकों को पाठनीयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से स्थान मिलता रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि नाटक एक साहित्यिक रचना है, इसीलिए उसका पाठनीय होना उसका प्रधान गुण है, लेकिन नाटक का मंचित रूप सीधे तौर पर समाज से जुड़ता है, इसीलिए उसके रंगमंचे विधान पर भी लेखक से विचार की अपेक्षा आलोचकों द्वारा की जाती है। कुछ आलोचकों को मत यह होता है कि प्रत्येक पाठ्य नाटक को रंगमंच पर ला पाना संभव नहीं होता। यदि किसी नाटक की मूल विषय वस्तु और उसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से उसे समाज के सामने लाना आवश्यक है, किंतु उसकी रंगमंचीय अव्यवहारिकताओं के कारण वह प्रत्यक्ष रूप से समाज तक नहीं पहुंच पाता। भारतीय नाट्य शास्त्र नाटक की अभिनेता को उसका विशिष्ट गुण मानता है। जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं का आधिपत्य हुआ तब कला के विभिन्न रूप प्रतिबिंबित हो गए और रंगमंच उसमें से एक था। इस दौरान में नाटकों का लेखन नियमित रूप से चलता रहा और धीरे धीरे नाटकों की पाठनीयता बढ़ने से पाठ्य नाटकों का लेखन अधिक किया जाने लगा। लेकिन आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति ने साहित्य और रंगमंच के बीच की दूरी को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। रेडियो के आविष्कार के साथ ही पाठ्य नाटकों का एक नया स्वरूप उभर कर आया। ये रंगमंची विधान से अलग था और ध्वनि रूपकों के द्वारा ही इसका प्रस्तुतिकरण किया जाने लगा। शायद पाठ्य और मंच के द्वंद्व के कारण ही नाटक और रंगमंच दोनों का विकास अवरुद्ध हुआ। कहीं न कहीं नाटक लेखक और उसके निर्देशक के अपने अहाँ के कारण ही श्रेष्ठ नाटकों को भी सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल सकी। हालांकि नाटक लेखक और उसके निर्देशक की अपनी अपनी भूमिकाएं होती है, इसीलिए लेखक को नाटक लेखन के समय अपने व्यक्त विचार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निर्देशक को नाटक के प्रदर्शन पर नाटक और निर्देशक के बीच संवाद की स्थिति पाठ्य नाटक को भी रंगमंच के लिए उपयोगी बना सकती है। लेखक के नाटक के पाठ पर निर्देशक के रंगमंचीय दृष्टिकोण के अनुरूप पाठ के मध्य लेखक नाटक का संवाद ही दोनों की उत्कर्ष के कारण बन सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा। जो जो मैंने अभी बताया है उसी में से ही है और कुछ निष्कर्ष हैं, ये शब्दावली हैं और उसके बाद हमारा अगला ये क्वेश्चन आंसर्स भी आ गए हैं, तो आपको इसके आंसर्स करने हैं घर पर बैठ के कॉपी में। और पार्ट 2 है
जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।